अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर उसके मॉड्यूलस का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मॉड्यूलस के, हम वन बाय वन इन तमाम के तमाम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया था। तो मैं ओवरव्यू एक दे देता हूं कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, ठीक हो गया, और उस डिफॉर्मेशन के रेजिस्टेंस में हमारे पास जो है तो फोर्स पर यूनिट एरिया वर्क करता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो तो उसके शेप में, लेंथ में, साइज में चेंज आता है, ठीक हो गया। तो वो जो चेंज है वो एक्चुअल में क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेन। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के 3 टाइप्स थे हमारे पास। टेंसाइल स्ट्रेस था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था और शेयर स्ट्रेस था। इसी तरह स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स थे, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ेंगे और हम लोग इलास्टिसिटी को समझेंगे और फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी हमारे पास किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को कहा जाता है, ठीक है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखिए कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीअटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, साइज और शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। मतलब कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया तो हमारे पास उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक हो गया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। अब जब तक हमारे पास ये स्ट्रेस अप्लाइड है, इसके अंदर ये स्ट्रेन हमारे पास मौजूद रहेगा। बट जैसे ही हम इस स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, और जैसे ही ये अपने ओरिजिनल शेप को गेन करेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर से स्ट्रेस रिमूव हो और वो अपनी ओरिजिनल शेप को, पहले जैसे स्ट्रेस अप्लाई हुआ उसकी शेप डिफॉर्म हुई, और डिफॉर्म शेप से वो जब अपने ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन करे, उस प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक हो गया। तो इलास्टिसिटी हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि वर्क करती है कि जब ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन कर ले, ठीक हो गया। तो अब इसी इलास्टिसिटी के ना हमारे पास मॉड्यूलस को समझते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअल में हमारे पास रेशियो है, किस चीज का, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, और इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इस चीज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, यही ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, बट एक लिमिट के अंदर, ठीक है, एक लिमिट के अंदर। मतलब कि आप किसी भी रबर बैंड को ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो और वो एक्सपेंड हो रहा है, वो डिफॉर्म हो रहा है, बट एक लिमिट तक आप उसको ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस जब उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास एक लिमिट के अंदर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि अब रबर बैंड अपनी इनिशियल एक लेंथ के अंदर मौजूद है, जैसे ही आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो अब आप जब इनका रेशो निकालोगे ना तो वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि लेट सपोज मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस है मेरे पास कितना, लेट सपोज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, लेट सपोज वो 2 का है, ठीक है। क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता तो हम सिंपली 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसी स्ट्रेस को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेस को मैंने डबल कर दिया, मैंने 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन भी हमारे पास 2 से 4 पे चला जाएगा,
ठीक हो गया। अगर इसी स्ट्रेस को मैं क्या कर दूं, स्ट्रेस को मैंने क्या कर दिया, 30 कर दिया, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो भी 6 पे चला जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर आप इनका रेशियो निकालो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से 5 आएगा। ठीक है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 20 को 4 पे डिवाइड करूं तो यहां से भी मुझे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह मैं 30 को 6 पे डिवाइड करूं तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। अब मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, देखो इलास्टिसिटी को बच्चों हम लिखते हैं इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक हो गया। और मैंने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस हैज नो यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब स्ट्रेन का मेरे पास कोई यूनिट नहीं है और एसआई यूनिट जो स्ट्रेस का है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मॉड्यूलस का यूनिट होगा, बिकॉज स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक हो गया। तो इसीलिए मेरे पास देखिए, तो यहां पे मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज किया है। अब देखिए जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन का बढ़ने की वजह से इनका जो रेशियो है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यही एक्चुअल में हमारे पास इलास्टिक मॉड्यूलस है। ठीक हो गया। अब इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू कभी कभार हमारे पास ग्रेटर आती है, कभी कभार हमारे पास लोअर आती है। ठीक हो गया। अब देखो मेरे पास बच्चों स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, तो ग्रेटर वैल्यू आने का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब इसका रिजल्टेंट अगर मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो जाहिर बात है मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए और इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से 5 आएगा। ठीक हो गया। अब मैं लेट्स सपोज 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, मैं ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू उस ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 10 डिवाइडेड 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर लेट सपोज नीचे वाली वैल्यू को 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक हो गया, 6.3, और इस तरह चलता रहेगा। अब जैसे जैसे मैं ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा कर रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू को कम बढ़ा रहा हूँ, तो बात याद रखें कि हमारे पास जब न्यूमरेटर में वैल्यू ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू लोअर हो तो हमारे पास डिक्रीज होती जाए, तो ये जो हमारे पास जो इनका रेशो आता है वो एक ग्रेटर वैल्यू आता है। और अगर इसके बरक्स हो जाए, मेरे पास न्यूमरेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर होती जाए और ऊपर वाली वैल्यू कम होती जाए, तो फिर मेरे पास जो वैल्यू है वो ओवरऑल जो रेशो की वैल्यू आती है वो लेस आती है। ठीक हो गया। तो न्यूमरेट अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रहा है और कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक मटेरियल है, उसके अंदर हम लोग हाई स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं बट स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम लोग क्या करें कि स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई करें और ग्रेटर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तो स्ट्रेन डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ गई और ऊपर वाली वैल्यू लोअर ही है, तो अब हमारे पास ओवरऑल जो उनका रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमारे पास उस मटेरियल के अंदर इलास्टिक मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत जो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करना आसान होगी, सिंपल सी बात। ठीक हो गया। उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना इजी होगा, उसकी शेप को चेंज करना हमारे लिए इजी होगा, हम कम स्ट्रेस पे ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए टाइप्स को डिस्कस किया था ना, इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी डिफरेंट 3 टाइप्स हैं। ठीक है। इसके जो टाइप्स है ना बच्चों, वो टाइप्स कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस, एक को हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, और एक को हम कहते हैं
shear मॉड्यूलस। ठीक है, ये तीन मॉड्यूलस हैं, इसके तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, यंग मॉड्यूलस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग मॉड्यूलस की। अब यंग मॉड्यूलस क्या कहता है, यंग मॉड्यूलस कहता है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, इन दोनों का। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन इसमें कौन सा यूज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस यूज होगा और टेंसाइल स्ट्रेन यूज होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास स्ट्रेस जो है, तो मैं इसको यूं कर देता हूं कि द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को हम कहां पे यूज कर रहे थे, जब हमारे पास बच्चों लेंथ में चेंज आ रहा था। किसमें, लेंथ में। हमने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसके अंदर मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया। तो यंग मॉड्यूलस के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं और इनके रेशो को स्टडी करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन कब आता है, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो और उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, मींस के उसकी लेंथ में चेंज आए। ठीक हो गया। यंग मॉड्यूलस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, और इसी को हम लिख लेंगे कि हमारे पास स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और अब अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो इसको, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। ये मेरे पास आ गया क्या, यंग मॉड्यूलस की इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यंग मॉड्यूलस का यूनिट भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और ये मेरे पास यंग मॉड्यूलस है। अब इसकी अगर हम लोग डायग्राम के जरिए इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, कि देखें मेरे पास एक रॉड है, कोई भी किसी भी कोई एक में ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है वो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक इसकी जो वैल्यू बन जाती है, लेट्स सपोज इसको मैं एल नॉट कह देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों लेंथ्स के दरमियान डिफरेंस है, तो मेरे पास यहां से यहां तक जो लेंथ है वो एक्चुअल में इनके अंदर आने वाले चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और यहां पे मेरे पास स्ट्रेस अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेस है ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, और ये जो लेंथ में अंदर चेंज आया है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था किसका, यंग मॉड्यूलस का। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस सिंपल सी बात कि हमारे पास उसके अंदर बल्क मॉड्यूलस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बच्चे, ये ओके हो गया। अब इसकी बात करते हैं। मेरे पास है बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस क्या है, इसको हम लिखते हैं कि द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास हाँ एरिया ही है, ठीक है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इंटू वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी। अब ये इसका क्या आ गया, फार्मूला आ गया बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है। इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि अब वही बात, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो है तो वो कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब अगर डायग्राम के जरिए समझें तो मेरे पास ये इस तरह एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है, ठीक है। इसी के अंदर ये मेरे पास लेट सपोज ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम v था। अब मैंने इसके ऊपर जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसके अंदर इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, ठीक है। जब चेंज आया तो वो हम क्या कहेंगे जी, उसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और वो जो चेंज होगा वो डेल्टा v से रिप्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। और इसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। तो वो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे और ये दोनों का जो रेशो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये अभी मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब इसका भी जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। तो अब देखें मेरे पास एक्चुअल में जो इसका वॉल्यूम है उसको भी हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे और जो चेंज होगा उसको भी हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। इसी वजह से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, बल्क मॉड्यूलस है, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेयर मॉड्यूलस की। इसके बाद हम बात करते हैं जी किसकी, शेयर मॉड्यूलस की। अब शेयर मॉड्यूलस क्या है, अब तीसरा पॉइंट हमारे पास, इसको हम लिखते हैं EAR, शेयर मॉड्यूलस। अब शेयर मॉड्यूलस क्या कहता है बच्चों, शेयर मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास शेयर मॉड्यूलस आ जाता है द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। बात वही है हमारे पास, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक हो गया बच्चों। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे S के साथ और यहां पे आ जाएगा शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन, जिसको हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर y। सही हो गया, ये डेल्टा x ओवर y आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना मैं एक ऐसा काम करता हूं कि ड्रॉ कर लेते एक ऑब्जेक्ट को। ये उसके, देखिए मैंने यहां से क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है। ये बॉक्स बिल्कुल सीधा था, मैंने जैसी फोर्स अप्लाई की इसकी शेप में थोड़ा सा क्या आ गया, चेंज आ गया। अगर हम इसके ओरिजिनल शेप की बात करें तो वो कुछ यूं हुआ होगा, ठीक हो गया। ये उसका ओरिजिनल शेप था, ठीक है, जो कि इनिशियली जो जिस पोजीशन में या जिस शेप में ये था, मैंने यहां से फोर्स लगाई तो इसका शेप जो है तो वो आगे की तरफ बढ़ के चला गया, ठीक हो गया, आगे की तरफ निकल गया। अब हमारे पास यहां पे देखें तो एक एंगल थीटा बन रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी ये जो लेंथ है इनिशियल, इसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से इस तरफ x एक्सिस पे इसके अंदर चेंज आया है, ठीक हो गया, तो उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, टेन थीटा को यूज करूं, क्योंकि थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या है, वो
हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड मेरे पास आ जाएगी 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आ जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल होता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय y। ठीक हो गया, तो अब डेल्टा x ओवर y के लिए मैं tan थीटा को यूज कर सकता हूं। ठीक हो गया, तो मैं यहां पे इसी इक्वेशन को यूं लिख दूंगा कि मेरे पास ये S इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, और अगर हम करें कि फोर स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा ये इक्वल हो जाएगा थीटा के। हम इसकी जगह पे सिंपल क्या पुट कर देंगे, हम लिखेंगे S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, और अब हम इसको जब ऊपर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो F डिवाइडेड बाय A थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, शेयर मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक हो गया, तो देखो बच्चों, हमारे पास इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करे। सही हो गया, जब उसके ऊपर स्ट्रेस रिमूव हो जाए उसके बाद। अब उसके फिर तीन मॉड्यूलस हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। ठीक हो गया, क्योंकि इलास्टिसिटी का अपना मॉड्यूलस कहलाता है जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो से मिलता है और जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर पूछना है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।